कि रोबोटिक सर्जरी क्या होती है। रोबोट में ऑपरेशन का नाम फीड कर दिया जाता है कि इसका कैंसर का ऑपरेशन करना है, हर्निया का करना है, गॉल ब्लैडर का करना है, वॉट एवर, सो एंड सो फोर्थ। और रोबोट जाएगा और ऑपरेशन करके आ जाएगा, सर्जन तो साइड में बैठ के चाय पीता रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। हेलो, वेलकम, स्वागत है आपका 89.6 FM सीकर के डिजिटल पेज पर। मैं आरजे शान आपके साथ, और एक बार फिर से नव वर्ष की मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मुझे पता है कि आप सभी ने इस नव वर्ष पे कुछ ना कुछ संकल्प लिया है, कुछ रेजोल्यूशन लिया है। 2025 आप कुछ नया करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, आप सब ने सोचा होगा। तो 89.6 FM सीकर ने भी ये ठाना है कि इस साल आपकी सेहत से जुड़ी हम बातें बहुत सारी करेंगे। आपकी सेहत से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी हेल्थ टिप्स हम आपको देते रहेंगे समय समय पर, जैसा आप हमारे सोशल मीडिया पे ऑलरेडी इस साल देख रहे होंगे। तो इसी कड़ी में हमने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को हमारे स्टूडियो में आज बुलाया है, एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आज मैं इनसे बात कर पा रहा हूँ। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीके बिरला हॉस्पिटल से डॉक्टर राजेश शर्मा। नमस्कार। डायरेक्टर बेरियाट्रिक मिनिमल एक्सेस एंड जनरल सर्जरी एंड फर्स्ट रोबोटिक सर्जन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। थैंक यू, सेम टू यू। हमारी तरफ से भी सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जयपुर से आए, इतना समय निकाला, अपना वैल्यूबल टाइम हमें दिया। और रोबोटिक सर्जरी के बारे में आज हम सर से बात करने वाले हैं। तो ये जो हमारा इंटरव्यू होने वाला है, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। रोबोटिक सर्जरी, ये बहुत ही कैची एक वर्ड है मेरे लिए। बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि रोबोटिक सर्जरी क्या होती है। देखिए, एक चीज़ बोलना चाहूँगा शुरुआत में ही कि सर्जरी एक बहुत ही लगातार इसमें जो इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट्स आते गए, आई थिंक मेडिकल फ्रेटर्निटी के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर ये सबसे ज़्यादा इवॉल्विंग ब्रांच रही है, अपार्ट फ्रॉम रेडियोलॉजी जिसमें भी बहुत चेंजेस आए। जब हमने अपना सर्जिकल कैरिकुलम पूरा किया था, जब पीजी करके निकले थे, सारे ऑपरेशंस चीरा फाड़ी से होते थे। आप देखेंगे पुराने सारे ऑपरेशंस चीरा फाड़ी से होते थे। धीरे धीरे दूरबीन द्वारा ऑपरेशन की तकनीक या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई। आज आप देखेंगे कोई भी इंसान मिनिमल एक्सेस या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवाना चाहता है, कोई भी अपना चीरा फाड़ी वाला ऑपरेशन नहीं करवाता। सो सर्जरी में जब इतना डेवलपमेंट आया, तो इसी सिलसिले में एक दूरबीन के ऑपरेशन का ही सबसे उन्नत स्वरूप अपन रोबोटिक सर्जरी को बोल सकते हैं। सूक्ष्म जो छिद्र होते हैं उसके द्वारा रोबोटिक आर्म्स शरीर में जाती हैं और वो ऑपरेशन को परफॉर्म करती हैं। रोबोटिक सर्जरी मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक रोबोट सर्जरी कर रहा है। एग्जैक्टली, ये ऐसा ये बिल्कुल सही कहा। लोगों के दिमाग में यही बड़ा मिथ है कि रोबोट में ऑपरेशन का नाम फीड कर दिया जाता है कि इसका कैंसर का ऑपरेशन करना है, हर्निया का करना है, गॉल ब्लैडर का करना है, वॉट एवर, सो एंड सो फोर्थ। और रोबोट जाएगा और ऑपरेशन करके आ जाएगा, सर्जन तो साइड में बैठ के चाय पीता रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। पेशेंट पूरा सर्जन के कंट्रोल में होता है, ऑपरेशंस हम ही करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में रोबोटिक सर्जन बन जाते हैं। इसके लिए बहुत इंटेंस ट्रेनिंग होती है, फिर ऑब्जर्वरशिप होती है, फिर आपको प्रॉक्टर के सामने परफॉर्म करना होता है। सो सेफ्टी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। सेकेंडली, जो ऑपरेशन कौन से किए जा सकते हैं, उस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। पहले के टाइम पे ये होता था कि खाली कैंसर के ऑपरेशन इस रोबोट से किए जा सकते हैं, बिकॉज जो रोबोटिक आर्म्स होती हैं, आप सोच सकते हैं 5 mm और 1 सेंटीमीटर इतना सा होता है। वो इंस्ट्रूमेंट ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां हमारा हाथ भी नहीं पहुंच सकता, और वो सर्जरी को बहुत बखूबी इंजाम दे देता है। सो वहां जाके इतना प्रिसीजन से, और जो विजन हमको हमारे कंसोल में दिखता है वो 20 टाइम्स तक मैग्नीफाइड होता है, दैट टू 3D विजन। ऐसा लगता है कि हम पेट के अंदर बैठ के ही ऑपरेशन कर रहे हैं। मैं अपने फील्ड के बारे में बात करूं तो ऐसे ही कार्डियक सर्जरीज हो रही हैं, हमारे यूरोलॉजिस्ट यूरोलॉजिकल सारी सर्जरीज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग किडनी ट्रांसप्लांट्स रोबोट से हो रहे हैं, गायनिकोलॉजिकल सर्जरी सारी रोबोट से हो रही है। सो हर फील्ड के अंदर रोबोट काम का है। जो पहले पुरानी जो थिंकिंग थी वो सारी वैनिश, मतलब हर ऑपरेशन अब रोबोट से होने लगे। ये होने लगे हैं, मतलब 100% हमारे हॉस्पिटल में हो रहे हैं सर। तो सर, कितना सक्सेस रेट है इसका? हाउ बेनिफिशियल इज इट? आपके एज फार एज बेनिफिट्स आर कंसर्न, मैं आपको एक चीज कहूंगा, अगर मुझे अपना ऑपरेशन करवाना हुआ तो मैं डेफिनेटली रोबोटिक सर्जरी कराऊंगा। सो आप समझ सकते हैं कि एज ए डॉक्टर अगर मैं ये कह रहा हूँ, हमारे मैक्सिमम जो पेशेंट जो इनिशियली हमने किए थे, वो मैक्सिमम पेशेंट्स ईदर डॉक्टर्स थे या साइंटिस्ट थे। ओके। सो यू कैन इमेजिन कि कितना सेफ रहा होगा तभी जाके। बाकी ह्यूमन ट्रायल्स हो चुके हैं इसके ऑलरेडी, पहले सब कुछ हो चुका है सर। ये विधि जो है पिछले तकरीबन मोर देन 20-25 ईयर्स से एग्जिस्टेंस में है इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, और अब तो इवेल्युएट होके 4th जनरेशन रोबोटिक सिस्टम हम अभी यूज कर रहे हैं, 5th जनरेशन अमेरिका में आ चुका है।
क्या है, कैसा ठीक है। होगा सर ये 5th? देखिए, जो अभी 4th जनरेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ही मैं आपको बताऊंगा, तो वो बहुत एक डिफरेंट लेवल ऑफ सर्जिकल डेवलपमेंट है। और 5th जनरेशन में तो AI भी डाल दिया है उसके अंदर में, सो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स भी हम उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ सर्जरी वी कैन सी। दूसरा, जैसे इसमें बोलते हैं हम फायरफ्लाई मोड यूज़ करते हैं, सो इट सेफ्टी हम सर्जरी के बारे में क्या चाहते हैं, हम सर्जरी में ये चाहते हैं यस सबसे कम दर्द हो, जल्दी काम पे वापसी हो, हम जल्दी से अपने घर पे जाएं। ये सारी चीज़ें लेप्रोस्कोपी में थी, ये उससे भी ज़्यादा सेफ हो गया है ना। सो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इवन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से कुछ तो बेहतर होगा, तब जाके रोबोट की ज़रूरत पड़ी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में मेरे पास कैमरा असिस्टेंट होता है, मेरे पास दूसरा रिट्रैक्शन के लिए असिस्टेंट होता है, इसमें सारा काम हमारे पास ही होता है। रोबोटिक आर्म्स करती हैं और वो हम जैसा एक्ट करते हैं वो रोबोटिक आर्म्स अंदर प्ले करती हैं। अगर मैं 2/3 मूव करूंगा तो 1/3। और ये जो ट्रेमर्स आते हैं, आपने देखे होंगे सर्जन्स को, वो सारे ओवरकम हो जाते हैं, वो रोबोट में नहीं आते। सो इट इज़ मोर सेफ। जैसे ही मैं सर्जन्स कंसोल से चेहरा हटाता हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स वहीं फ्रीज हो जाते हैं। सो इट इज़ 100% सेफ, कंट्रोल ऑल्सो। यस सर, बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है इसका सक्सेस रेट। टचवुड यू सेड इट्स 100%। सो ये डेफिनेटली ये फ्यूचर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली फ्यूचर कैसा इमेजिन करें सर हम जैसे लोग, मतलब क्या हम एक फ्यूचरिस्टिक एक सिर्फ रोबोट वाला हॉस्पिटल इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। फ्यूचर के बारे में देखिए, क्या हमने पहले ये सोचा था कि हमारे हाथ में ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिस पे हम वीडियो भी देख पाएंगे, बात भी कर पाएंगे? हमारे लिए तो ये बड़ा, जब मैं स्कूल में पढ़ता था डायल करने वाले फ़ोन हुआ करते थे। सो उस टाइम पे हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में होगा, हम कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी कनेक्ट करेंगे, यू नो। सो चीज़ें आगे क्या होगा उसके लिए हम यहाँ बैठ के, हो सकता है अब से ज़्यादा टाइम भी नहीं बोलूँगा, 1 साल बाद ही शायद मैं अमेरिका में किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा हूँ, राइट, या मैं किसी सर्जन को जो अलवर में बैठा है या सीकर में बैठा है, मैं जयपुर में बैठ के उसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ फ्रॉम एनीवेयर, यू नो। अगर आपके पास दोनों के पास रोबोटिक सिस्टम है, सो वी कैन ट्रेन देम। So we are actually working on this? Yes, we are working on it and soon it will come. वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, ट्रेनिंग प्रोग्राम तो डेफिनेटली चालू हो जाएंगे, बट दोनों तरफ के सर्जन्स ट्रेंड होने चाहिए रोबोटिक्स के। वाओ, दैट्स अ ग्रेट थिंग सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर ने हमें दी, और हम लोग सोच भी नहीं सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या क्या हमारे आसपास कितनी टेक्निकल एडवांसेस हो रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। सर, इसकी थोड़ी कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस, वी ऑल नो। एग्जैक्टली। तो क्या मतलब ज़्यादा एक चीज़ थोड़ा सा मैं बताऊंगा। देखो, हेल्थ केयर सिस्टम में आज हम छोटी सी चीज़, आप शर्ट लेने जाएंगे, ट्राउज़र, इवन आप फुटवेयर लेने जाएंगे, आप क्या देखते हैं? कंफर्ट होना चाहिए। ब्रांड देखते हैं। ब्रांड क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें पता है कि उसमें हमको क्वालिटी मिलेगी। हेल्थ केयर में अगर हमको क्वालिटी चाहिए तो हमको उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी, राइट। हम जूते के लिए 1000 रुपया दे देते हैं 200 की जगह, क्योंकि हमको क्वालिटी चाहिए। ऐसे ही सर हेल्थ केयर में, अगर जो मैं बता रहूँगा कि अगर गवर्नमेंट स्कीम से, हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी रोबोट आ गया है, एम्स जोधपुर में, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। सो बट स्टिल अभी वो उनका प्राइस कंस्ट्रेन है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स अभी, यू नो। सो 1 लाख रुपया से लेकर 1.5 लाख रुपया तक हर ऑपरेशन में ज़्यादा खर्चा आता है रोबोटिक सर्जरी में। ज़्यादा जितना आता है उससे ज़्यादा, हाँ, दूसरे ऑपरेशन के मुकाबले ज़्यादा खर्चा आता है। बट जैसे मैं अगर हर्निया की बात करूँ, अगर मैं दूरबीन का ऑपरेशन कर रहा हूँ तो उसमें जो जाली डालता हूँ मैं अंदर में, वो महंगी आती है। इसमें हम पेट की लेयर के बीच में जाली डाल देते हैं, तो वो बहुत सस्ती आती है। अब मैं आपको बताता हूँ, हम 60-70 हज़ार रुपया उसमें बचाते हैं। जो दूरबीन का ऑपरेशन होता है उसमें जो जाली डलती है, उससे बहुत कम कीमत की जाली इसमें डलती है। दूसरा, वो जो टैकर जिससे हम फिक्स करते हैं जाली को दूरबीन के ऑपरेशन में, वो टैकर इसमें काम में नहीं लिया जाता, इसमें सिर्फ टाँकों से फिक्स किया जाता है। सो तकरीबन हम 60-70,000 वहाँ सेव कर लेते हैं। तो ओवरऑल 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा में पेशेंट का हर्निया का ऑपरेशन ओवर एंड अबव उसके अंदर में हो जाता है। सेफ्टी भी है, प्रिसिजन भी है, सेफ्टी प्रिसिजन। सर, अगर अपने को करना है, हेल्थ के बारे में सोचना है, अपने को शरीर के बारे में, कपड़े तो उसके ऊपर पहने जाते हैं, अगर हेल्थ के शरीर के बारे में सोचना है तो आई डोंट थिंक इट इज़ नॉट ए बैड ऑप्शन। वी शुड ऑप्ट फॉर इट, राइट। और लोगों को बहुत डर है कि AI आ जाएगा तो जॉब्स चली जाएंगी, और ये मतलब सिर्फ जैसे मैंने बताया रोबोटिक एक हॉस्पिटल ऐसा हो सके, बट ठीक है, प्रिसिशन और आई थिंक जो जल्दी हील हो जाएगा इंसान, ये तो हो सकता है। हाँ। बट एक जो एम्पैथी है वो हमेशा उसके लिए ब्लड लॉस 100% हमेशा रिक्वायर्ड। मैं आज किसी भी, आज अमेरिका इतना डेवलप्ड है, जो भी है वहाँ पे
वहाँ पे भी रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आज तक भी कोई ऐसा प्रोसीजर आप मेरे को किसी भी फील्ड में बता दीजिए जो विदाउट ह्यूमन टच होता हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ईश्वर ने जो शरीर की संरचना बनाई है वो अभी तक कोई रोबोट समझ नहीं पाया है। बिल्कुल, वो चाहे जितनी मर्जी साइंस आ जाए, बट ईश्वर को हम चैलेंज नहीं कर सकते, न कोई कर पाया न कोई कर पाएगा। ह्यूमन टच तो उसमें फिर भी डालना पड़ेगा। बिल्कुल, वो डालना ही पड़ेगा, वैल्यू ऐड करेगा, बस हम यही करेंगे रोबोट्स जो हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही नॉलेजेबल ये हमारे लिए इंटरव्यू था। बहुत कुछ सीखा हमने, पता चला आपसे। अपना समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और एक बार फिर से हम पधारें जरूर, हम लोग मिलते रहें ऐसी और फ्यूचरिस्टिक बातें करते रहें, यही हम आशा करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू।